हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज मैं आपके सामने लाया हूँ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के। हेनरी फेयोल एक माइनिंग इंजीनियर थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इन्होंने जो 14 प्रिंसिपल दिए, इनके मुताबिक ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं, यानी कि तकरीबन कहीं भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। चेंजिंग एनवायरनमेंट हो या किसी भी कंट्री में इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो इनके मुताबिक ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। अब देखते हैं एक एक करके इन प्रिंसिपल्स को। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है वर्क जो है वो डिवाइड होना चाहिए स्पेशलाइजेशन और स्किल्स के मुताबिक। जो वर्कर के स्किल्स हैं और स्पेशलाइजेशन है उसके मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स डिपार्टमेंट अकाउंट्स स्पेशलिस्ट के लिए, IT डिपार्टमेंट IT स्पेशलिस्ट के लिए, इसी तरह और दूसरे डिपार्टमेंट भी जो है वो स्किल्स और स्पेशलाइजेशन के मुताबिक डिवाइड जो है हो जाएंगे। तो ये था स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से इंक्रीज़ होती है एफिशिएंसी भी, और जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको भी जो है आसान हो जाता है अटेंड करना। उसमें भी काफ़ी जो है वो तेज़ी से गोल जो है वो अटेंड होता है जब डिवीजन ऑफ वर्क होता है, उसी से ही स्पेशलाइजेशन आती है। अब दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मस्ट बी डेलीगेटेड होनी चाहिए, यानी कि जो टॉप मैनेजर है वो अपनी लोअर की लेवल की मैनेजमेंट को अथॉरिटी दे ताकि काम हो सके। क्योंकि अथॉरिटी नहीं होगी तो अथॉरिटी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। ऑफिशियल अथॉरिटी भी होती है इसमें, और पर्सनल अथॉरिटी, दो तरह की अथॉरिटी होती हैं। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन से मुराद है कि ओबीडेंस की जाए और रिस्पेक्ट किया जाए एग्रीमेंट का। जो एग्रीमेंट साइन हुआ है कंपनी के दरमियान, एम्प्लॉय के दरमियान, उसका डिसिप्लिन किया जाए। गोल्स को जो है कंपनी के उनको रिस्पेक्ट किया जाए। और जाहिर बात है अगर डिसिप्लिन के बगैर जो है वो कन्फ्यूजन बढ़ेगी। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर कन्फ्यूजन उससे बढ़ेगी। एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने बारे में जो है वो ज़्यादा सोचेंगे और फिर जो है वो उसका ख्याल नहीं रखेंगे कंपनी के गोल्स का। और डिसिप्लिन होने के लिए एक अच्छे सुपीरियर का होना भी ज़रूरी है। अच्छे सुपीरियर्स होंगे तो फिर उनके सबऑर्डिनेट भी अच्छी तरह से डिसिप्लिन का ख्याल रखेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड से मुराद एक शख्स देगा जो यानी कि सुपीरियर है, एक सुपीरियर डायरेक्शन देगा जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको। ये नहीं कि एक से ज़्यादा सुपीरियर सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन दे रहे हैं। एक सुपीरियर बोलता है ये काम करो, दूसरा सुपीरियर बोलता है वो काम करो, तो इससे तो एम्प्लॉय जो है वो सबऑर्डिनेट जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए जब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगी तो फिर कोई क्लैश नहीं होगा, ईज़िली सबऑर्डिनेट समझ जाएंगे कि आखिर उन्हें क्या करना है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी होनी चाहिए, यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनका सेम ऑब्जेक्टिव्स हों। ये नहीं कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स को के मुताबिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जा रहा है, सेम ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। छठा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि एम्प्लॉयज़ के अपने मफादात जो हैं उनको सबऑर्डिनेट किया जाए और जो जनरल इंटरेस्ट है, जो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, उसको प्रेफर किया जाए, उसको ऊपर रखा जाए। अपने इंटरेस्ट को नीचे रखते हुए एम्प्लॉयज़ कंपनी के इंटरेस्ट को ऊपर रखें, कंपनी के मफादात को देखें, ना कि अपने मफादात को देखें। रेम्यूनरेशन मतलब यानी कि जो पे किया जा रहा है एम्प्लॉयज़ को, सैलरीज़ है या फिर वेजेस हैं। अब ये जो रेम्यूनरेशन है ये इक्विटी और फेयर होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए इसके अंदर। बराबरी से मुराद ये कि जो जिसका जितना काम उसकी उतनी सैलरी, जिसकी जितनी ज़िम्मेदारी उसकी उतनी सैलरी। और ये इतनी होनी चाहिए कि वर्कर को मोटिवेट कर सके, वर्कर मोटिवेट हो सके। यानी इतनी कम सैलरीज बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में दी जा रही होती है यहाँ पर कि वर्कर जो है वो डीमोटिवेट होता है, वो हर वक्त यही सोचता है कि मुझे जो सैलरी मिल रही है वो बहुत कम है। तो जितना उससे काम लिया जा रहा है उसके मुताबिक उसको सैलरी दी जाए और उसको इतना दिया जाए कि वो मोटिवेट हो सके। सैलरी अगर कम दी जा रही है तो उसको फिर और दूसरे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएं। सेंट्रलाइजेशन मतलब यानी कितनी अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट की जाए एम्प्लॉयज़ को और कितनी रखी जाए। अब इसमें डिपेंड करता है सेंट्रलाइजेशन के लार्जर जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतनी ज़्यादा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा डेलीगेट की जाएगी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज़ को। क्योंकि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे, उतना ज़्यादा वर्क होगा। अब ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी को डेलीगेट करना ज़रूरी है। अब नवा है हमारे पास स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब चेन होनी चाहिए, एक सुपीरियर से लेकर
सबऑर्डिनेट्स तक, यानी कि जैसे टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट और फिर उससे नीचे और एम्प्लॉयज़ दूसरे आ गए। तो इस तरह से एक चेन होनी चाहिए सुपीरियर से, हाईएस्ट से लेकर लोअर तक की। 10वां है ऑर्डर। ऑर्डर होना चाहिए, हर चीज़ का एक ऑर्डर होना चाहिए। कोई सी चीज़ कहाँ रखी हुई है उसका एक ऑर्डर होना चाहिए। अगर ऑर्डर ही नहीं होगा तो फिर चीज़ें जो है एम्प्लॉयज़ को बहुत प्रॉब्लम होगी ढूंढने में, काम में बहुत डिले होगा। काम में डिले होगा तो उससे फिर प्रोडक्शन में, सर्विस में कमी आएगी और फिर कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। इक्विटी होनी चाहिए, यानी कि बराबर होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के दरमियान। जितनी ज़्यादा बराबरी होगी उतना ही बेहतर है। और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर, जो टेन्यूर है जॉब का, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि टर्नओवर जो है वो एम्प्लॉयज़ का बढ़ जाए, हर महीने कोई ना कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा हो। अब ऐसी सिचुएशन अगर होगी तो इस तरह कंपनी का बहुत नुकसान होगा। नए एम्प्लॉय पे कंपनी को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना पड़ेगी, रिसोर्सेज भी लगाना पड़ेंगे और फिर नई एम्प्लॉय को आने के बाद उसको सेट होने में, एडजस्ट होने में लगेगा टाइम। उससे कंपनी की जितनी प्रोडक्शन है या सर्विसेज है वो बिल्कुल लो होती चली जाएगी और कंपनी को ठीक ठाक जो नुकसान होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बहुत ज़रूरी है। और ख़ासतौर पे जो ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो हार्ड वर्किंग और स्मार्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं, स्किल वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको तो स्पेशली कंपनी को पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए उनको रिटेन करें, उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करें ताकि वो जॉब छोड़ के नहीं जाएँ और कंपनी की जो है टेन्यूर जो है वो स्टेबल रहे। इनिशिएटिव्स का मतलब जो एम्प्लॉयज़ इनिशिएटिव्स लें उनको एनकरेज किया जाए। जो किसी काम को, नए काम को करने का इनिशिएटिव लें, कुछ नया करने का, उनको एनकरेज किया जाए, ना कि डिस्करेज कर दिया जाए कि हर वक्त जो है वो कुछ नई नई चीज़ें लेकर आते रहते हैं। तो उनको एनकरेज किया जाए। और ज़ाहिर बात है एनकरेज का ये भी है मतलब कि वो जो इनिशिएटिव्स लें उनको फिर अप्लाई भी किया जाए, उसके बारे में सोचा भी जाए कि वो कितना बेनिफिशियल है। और लास्ट वन इज़ दी एस्पिरिट डी कॉर्प। इसका मतलब है टीम वर्क और कलेक्टिव फोर्स ऑफ एम्प्लॉय, यानी मिल के काम करना। जब मिल के काम करेंगे तो जाहिर बात है उससे जो है वो आउटपुट जो है मैक्सिमम आउटपुट होगा मिनिमम इनपुट के साथ। सिनर्जी का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा हो तो सिनर्जी के मुताबिक 1 + 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, बल्कि 1 + 1 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इवन 2 11 भी हो सकता है। यानी कि एक और एक अगर मिल के काम करते हैं तो 2 की पावर नहीं होगी, 2 की आउटपुट वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि वो 3 के आउटपुट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो इवन 11 की आउटपुट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सिनर्जी कॉन्सेप्ट कहलाता है। टीम वर्क और के ज़रिए एम्प्लॉयज़ सिनर्जी को जो है वो अचीव कर सकते हैं। और सिनर्जी जब होगी तो मिनिमम आउटपुट के थ्रू मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो अब ये जितने भी 14 प्रिंसिपल्स ऊपर आपको बताए गए हैं हेनरी फेयल के, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिनके ज़रिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन की, और वर्कर्स के दरमियान जो है वो हाई मोरल उनका जो है बनाया जा सकता है। ये थी डिटेल आपके सामने 14 प्रिंसिपल्स की। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में आपको कोई पॉइंट मिस लगता है या कोई मिस्टेक लगती है उसको भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए, अपने वैल्यूएबल सजेशन दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।